कृषि और पशुपालन की डिमांड पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पैर हो जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नज़र हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं। मेहनत करके अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम सब कहते हैं। खुद की परवाह किए बिना दिन रात अन्न उपजाता है और उसी के बदौलत हम और हमारा शरीर मुस्कुराता है। ऐसे किसान को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आज वर्तमान सरकार ने जो अंतिम बजट पेश किया है, और हमेशा पिछले 2-3 बजट से इस बात को बहुप्रचारित किया जा रहा है कि कृषि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ का अलग से बजट लेके आए हैं, और उसकी बानगी देखिए माननीय सभापति जी, 21-22 में 5.4% टोटल एक्सपेंडिचर का एग्रीकल्चर पे इन्होंने प्रावधान रखा। और वो तो बजट एस्टिमेट था, एक्चुअल में आते आते माइनस में 10% चले गए। ये स्थिति है। 22-23 में बजट एस्टिमेट 5% टोटल एक्सपेंडिचर का, और आरई में घट के 4.2 हो गए, और एक्चुअल की स्थिति तो अभी आएगी तो पता चलेगा सभापति जी। 23-24 में बजट एस्टिमेट 4.3%, 22-23 से भी कम। और इसका प्रदेश का अगर हम देखें तो ऑल स्टेट एवरेज जो 5.8% देश भर में है, कहाँ 5.8% और कहाँ 4.3%, और ये एक्चुअल में आएगा, आरई एक्चुअल में आएगा तो स्थिति और भी दयनीय होगी। ये बजट की हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति है माननीय सभापति जी। ओ धोरा रो देश, देश में चांदी वर्णी रेत, रेत में मोती निपजे। माननीय मंत्री जी, ये मोती है बाजरा, ग्वार, मूंग, मूंगफली, उड़द, सोयाबीन और कपास, चावल। ये मोती है सरसों, गेहूं, चना, जीरा और अनार। इस दौरों की धरती को कर रहे हैं गुलजार। परंतु इन मोती रूपी फसलों में उनको उगाने वाले अन्नदाता की हालात अलग अलग जिलों में अलग अलग फसलों के हिसाब से क्या है, वो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, 2023 जिस प्रधानमंत्री ने, जिनके प्रस्ताव पर यूएन ने और एफएओ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया, और उस प्रधानमंत्री के लिए दुआ मांगी जा रही है कि ये मोदी खत्म होगा तो देश बचेगा। जिस मोदी ने किसान के हित के लिए पीएम सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, अटल जी ने, मोदी जी ने जो काम किसान हित में किए हैं, वो किसान उनके लिए हजारों साल जिए, ऐसी उम्मीद दुआ करता है। और यूएन ने जब देश के नेतृत्व को, देश के आग्रह को स्वीकार करते हुए 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया, तो माननीय सभापति जी, मोटे अनाज में बाजरा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पसंद है। और देश में राजस्थान बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है, जहां 35 लाख हेक्टेयर में बुआई होती है। और राजस्थान में साल भर में बोई जाने वाली खरीफ और रबी की जो फसलें हैं, उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर किसी फसल का है तो बाजरे का है। और अभी माननीय मटिली से आने वाले सदस्य कह रहे थे, एक एक दाना सरकार खरीदेगी। ये स्थिति देखिए, जब बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादक प्रदेश राजस्थान है, मिलेट ईयर में हम चल रहे हैं, दुनिया को नेतृत्व कर रहे हैं, उस बाजरे की स्थिति का क्या माजरा सरकार के अंदर है। आप देखिए बानगी कि जब पिछले साल किसानों का बाजरा खरीदने की बात सरकार से की गई, मांग हुई, धरने प्रदर्शन हुए, केंद्र ने सरकार को कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए सरकारी खरीद के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने नहीं लिखी, और एक दाना किसान का बाजरे का सरकार ने नहीं खरीदा। एमएसपी जिसकी 2300 रुपये से ज़्यादा है, वो किसान को 1200-1300 रुपये में बेचने पे मजबूर होना पड़ा। ये स्थिति राजस्थान की सरकार की माननीय सभापति। और बाजरे के बीज की वैरायटी की किस्में राजसीड, जो 100 से 150 रुपये किलो का बीज है, राजस्थान सरकार के वैज्ञानिकों ने मई 22 में भारत सरकार की बिना परमिशन के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव करवा लिया, और उसमें निजी सीड कंपनी पायनियर की पैरवी भी कर दी कि किसान पायनियर का बीज लगाए। जो बीज पायनियर 700 रुपये किलो बेचता है, वो हमारे स्टेट की एजेंसियां, हमारे फार्म, हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट उसको 100 से 150 रुपये में बेचते हैं। तो इसमें भी क्या राज है माननीय मंत्री जी, इसकी तहकीकात कराएं। और सरकारी खरीद के लिए केंद्र को नहीं लिखा, बाजरे के लिए, ये तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। एक सुझाव आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगा। बाजरा सबसे आयरन रिस्ट, सबसे ज़्यादा आयरन बाजरे में, सभापति जी आप सबसे वाकिफ़ हैं। और एमडीएम में, मिड डे मील में निश्चित तौर पे बाजरे को भी शामिल किया जाए, ताकि किसान को भी ताकत मिले और हमारा आने वाली पीढ़ी एनीमिया से मुक्त हो, उसमें ब्लड की, आयरन की कोई कमी ना रहे, हमारी पीढ़ी मजबूत हो।
और एनएफएसए में भी गेहूं के साथ बाजरे का वितरण किया जाए, ये भी सरकार प्रावधान करे। संसद में, पार्लियामेंट के सेशन में सभी सांसदों को, दक्षिण से आने वालों को, उत्तर से आने वालों को, पूर्व पश्चिम से आने वालों को बाजरा खिलाया गया और सभी ने ये मिलेट ईयर में ये नई शुरुआत हुई है, तो इसमें हमारे बाजरा के काश्तकारों को ताकत मिलनी चाहिए, उनकी एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। बात करें सभापति जी, बाजरा बहुत बड़ी फसल है, छोटी सी फसल है मोठ, और बीकानेर का नमकीन भुजिया जिसकी दुनिया में ख्याति है वो मोठ से ही बनता है। और जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं वो एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है नोखा, और उस मोठ की स्थिति देखिए कि अभी दुबई में एक फूड फेस्टिवल हुआ और जहां एक एक 10 बाई 10 की स्टॉल लगाने के लिए भी 50-50 लाख रुपए और 3-3 साल की वेटिंग है, व्यापारियों को जगह नहीं मिल रही। वहाँ बीकानेर का बीकाजी, हल्दीराम, बीकानेर वाला भिखाराम चांदमल, सोनगिरी कुएं का हनुमान भुजिया, नोखा का मारुति उद्योग, जीकेजी जैन भुजिया, इन्होंने धाक जमाई है दुबई में, गल्फ कंट्रीज में भी, देश और दुनिया में भी। तो जब नमकीन का स्वाद देश और दुनिया में बीकानेर और राजस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है, तो मोठ को एमएसपी में शामिल इसलिए नहीं किया गया, इसको मात्र रीजनल फसल माना गया है जो बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के हिस्से में होती है, और छोटी सी फसल है, मात्र 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है। आरएमओ 40 की स्पेशल वैरायटी है जो बहुत कारगर है, उत्पादन भी अच्छा है। तो हमारी मांग है, जिस तरह पश्चिम बंगाल में छोटे से एरिया में जूट होता है तो जूट आयोग बना के किसानों को मदद की जाती है, वैसे माननीय मंत्री जी जो किसान के साथ उठते बैठते हैं, स्वयं किसान है, विधानसभा में आज आने से पहले भी खेती किसानी करके आए हैं, रोज करके आते हैं। हमारी ये मांग है सरकार से कि छोटी रीजनल फसल देखते हुए मोठ को एक मोठ संवर्धन आयोग बना के इसकी एमएसपी मूंग जैसा 7,500 से 7,700 मूंग की एमएसपी है, उससे बढ़ाकर 10,000 रुपए मोठ की एमएसपी तय करे आयोग बना के राजस्थान की सरकार, और तभी मोठ की मिठास, किसान को मिठास मिल पाएगी। एक जिक्र करना चाहूंगा सभापति जी प्याज का। अभी मंत्री जी मेरे नोखा में आते रहते हैं, प्रभारी मंत्री है बीकानेर की, जसरासर भी आए, तो हमारे जो जसरासर सीकर से लगता हुआ क्षेत्र है, सीकर जो हमारा बीकानेर का नोखा में जसरासर, सादासर, रूडसर, उत्तमामदेसर, झाड़ेली, थावरिया, कागड़ा और साजनवसी, कुजड़ी, मसूरी, इस बेल्ट में प्याज की फसल किसान बोता इससे बोता है। और प्याज की मंडी कहीं नहीं है, किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो जसरासर में राजस्थान की सरकार प्याज की मंडी खोले ताकि किसानों को फायदा मिले। और प्याज भंडारण के लिए जो 87,000 रुपए का अनुदान शेड बनाने की सरकार देती है बहुत कम है, कम से कम 3 लाख रुपए प्याज भंडारण का शेड बनाने के लिए सरकार किसानों को देने का काम करे। माननीय सभापति जी, आज किसान पर चर्चा हो रही है तो हम शुरुआत में बोल रहे हैं तो तड़का लगा रहे हैं, अब बिना जीरे के कोई तड़का लगता है? अब जीरा सबसे कीमती फसल है सभापति जी। पश्चिमी राजस्थान में महिला किसान द्वारा एक गीत बहुत पुराने समय से गाया जाता है, आप सबने भी सुना होगा, जीरो जीवरो बेरी रे मत बाओ मारा परना जीरो। परना मतलब अपने पति से, किसान से अरदास करती है कि जीरे की फसल मत बो, परंतु सभापति जी किसान तो स्वभाव से जिद्दी है, उसका परना तो उसकी बात नहीं मानता, और उसके परने मतलब किसान ने पूरे प्रदेश में करीब 7 लाख हेक्टेयर में जीरा बो दिया है। अब उस महिला किसान ने नया गीत गा दिया है, पाणत करता करता जीरे में पड़ गई पगडंडियां, पर मारे परण्यारो जीरो नहीं बिके है राजस्थान की मंडियां। स्थिति यह है जीरे की। 7 लाख हेक्टेयर में जो फसल है वो जीरे की मंडी राजस्थान में मात्र एक जोधपुर में सिर्फ 1.5 बीघा में है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में कम से कम 25 मंडियों में जीरे की मंडियां खोली जाएगी, तब किसान को फायदा होगा। इससे परेशान होकर उस महिला ने सुंदा माता से एक अरदास करिए, माननीय मंत्री जी आप भी उस अरदास को सुने। हे सुंदा माता, मैं मिश्री चढ़ाऊं कुंजा में, कुंजा मिश्री आप जानते हैं सभापति जी, बिना धागे वाली मिश्री। हे सुंदा माता, मैं मिश्री चढ़ाऊं कुंजा में, मारे पेंडेरो जीरो बिका दे ऊंजा में। अब गुजरात की ऊंजा में जीरा बिकाने की अरदास वो कर रही है सुंदा माता से, हम उसकी अरदास पे आपसे अरदास कर रहे हैं कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के 25 मंडियां जीरे की खोली जाए, ताकि राजस्थान का जीरा किसान को ऊंजा नहीं ले जाना पड़े। जीएसटी का करोड़ों अरबों रुपए का फायदा गुजरात को होता है, राजस्थान को नुकसान होता है। मंडी टैक्स का फायदा गुजरात को होता है, राजस्थान को नुकसान होता है। इस बात का भी संज्ञान माननीय मंत्री जी लेंगे। माननीय मंत्री जी, राजस्थान की कृषि उपज मंडियों की स्थिति हमारे सामने है। हमारी मांग है कि नोखा में मोठ मंडी अलग से खोली जाए, फल सब्जी मंडी भी खोली जाए, और
डूंगरगढ़ के मोहम्मद सूरसर में कृषि मंडी की आवश्यकता है। नरमे का एरिया श्रीकोलायत में बहुत बड़ा है, लेकिन कोलायत में कोई मंडी नहीं है। अभी गंगानगर से आने वाले साथी ने साधुवाली की जिक्र किया, मैं भी संगठन के नाते गंगानगर जाता रहता हूं, तो गाजर की मंडी भी साधुवाली में शुरू की जाए, वो मैं उसके समर्थन करता हूं। और बेमौसम बरसात से किसान की फसलें मंडी में आई हुई पकी हुई फसल बह जाती है, खराब हो जाती है, इसलिए बड़ी मात्रा में मंडियों में टीन शेड भी बनाया जाए और अतिरिक्त तिरपालों की व्यवस्था भी की जाए, और मूंगफली के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति जी, अब एक बहुत बड़ी फसल जो रबी की मुख्य फसल है, उस पे आते हैं सरसों। पंजाबी में हमने सुना है सरों दा साग मक्के दी रोटी, पर सभापति जी अब राजस्थान को मस्टर्ड स्टेट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश भर का लगभग 45% मस्टर्ड राजस्थान में उत्पादित होता है। और राजस्थान में पिछले दिनों शीतलहर और पाले से 15 जिलों में सरसों का बड़ा नुकसान हुआ, चने का नुकसान हुआ, जीरे का नुकसान हुआ, और 15 जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। आपने गिरदावरी की बात तो की, लेकिन फील्ड में जो बातें हुई मात्र खानापूर्ति, मैच खानापूर्ति हुई। और अगर आप उसको सही तरीके से करवाते तो मिड सीजन एडवर्सिटी का लॉ इंप्लीमेंट हो जाता फसल बीमा का। अगर वो लॉ इंप्लीमेंट होता तो किसान को गारंटी यील्ड का 25% तुरंत उसके खाते में आता। अब सरसों की गारंटी यील्ड माननीय 55,000 रुपये है, सरसों की गारंटी यील्ड 55,000 रुपये। अगर उसको मिड सीजन एडवर्सिटी एक्ट लागू होता, आप सही गिरफ्तारी करती सरकार, तो किसान को 3500 रुपये प्रति बीघा उसके खाते में जाता। माननीय सभापति, कितनी बड़ी ताकत किसान को मिलती, और उसके बाद फसल कटाई प्रयोग में उसको उसकी मुआवजा 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसान को ताकत मिलती। इसलिए आपने सिर्फ खानापूर्ति की। और दूसरी बात, अभी कृषि शिक्षा की बात हुई। माननीय सभापति जी, कृषि शिक्षा कौन पढ़ने जाता है? किसान का बेटा ही जाता है। अधिसंख्यक किसान का बेटा कृषि की शिक्षा में जाता है, स्नातक करना चाहता है। कृषि शिक्षा की स्थिति हमने क्या कर दी है? 5 यूनिवर्सिटी थी, नई यूनिवर्सिटियां खोलते जा रहे हैं, कॉलेज खोलते जा रहे हैं, और इस बजट में 29 कॉलेज खोल दिया। माननीय सभापति जी, आपको आईसीआर क्या कहता है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। आईसीआर कहता है कॉलेज के पास 30 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग 45 का स्टाफ होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, हॉस्टल, लाइब्रेरी, फील्ड प्रैक्टिकल के उपयुक्त संसाधन होने चाहिए, प्रैक्टिकली सभी विषयों के अलग अलग प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। किस महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय के पास ये सारी बातें? माननीय सभापति जी, जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रहे हैं उनमें ये सुविधाएं मान सकते हैं। जब विश्वविद्यालयों ने एफिलिएशन देने से मना कर दिया कि ये संसाधन, ये व्यर्थ की बातें हम कर नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली धरातल पर, तो शिक्षा विभाग, कृषि विभाग से हटा के यूनिवर्सिटी उनको कॉलेज शिक्षा में उन कॉलेजों को दे दिया। माननीय सभापति जी, अभी आने वाले सभी सदस्य मुझे पहले बोल रहे, कह रहे थे कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं उसकी भी वानगी आपको बता दूं कि बांसवाड़ा का एग्रीकल्चर कॉलेज 18-19 से चल रहा है, 45 का स्टाफ चाहिए, 3 का स्टाफ है। उनियारा का 7-8 से चल रहा है, 45 का चाहिए, 5 का स्टाफ है। चिमनपुरा का 82-83 से चल रहा है, 45 का स्टाफ है, 10 का स्टाफ है। और सवाई माधोपुर का तो 71-72 से चल रहा है, 45 का स्टाफ चाहिए, 6 का स्टाफ है। किस तरह आप कृषि की शिक्षा इन लोगों को दे पाएंगे? और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो उसी किसान का बेटा होगा जो उन्नति कृषि को और मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकी सीखने एग्रीकल्चर में एडमिशन लेगा। आप किसान का भला नहीं कर रहे, ऐसा करके आप किसान का बहुत बड़ा नुकसान सभापति जी कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे SKRU में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उस SKRU बीकानेर में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। 5 पेमेंट सीटों की संख्या कम है, संख्या कम की जाए। जो पेमेंट सीटें, किसान का बहुत पैसा लगता है। और माननीय सभापति जी, जिस तरह आपने कॉलेज खोले हैं वो शिक्षा, कृषि शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उसमें मेरा सुझाव है कि आप जो 5 यूनिवर्सिटी और उनके जो संगठन कॉलेज है उन्हीं में BSc की सीटें 50% बढ़ा दीजिए। आप यूनिवर्सिटी में MSc की सीटें 20 सीटें और बढ़ा दीजिए। आप PhD में 10 सीटें और बढ़ा दीजिए। इस तरह करके आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे। माननीय सभापति जी, हमारी इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एक समस्या और है कि गंदे पानी की समस्या। सब बीकानेर उसमें पड़ोस में जो उसका इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे छात्र, हमारी छात्राएं मास्क लगा के क्लासों में बैठना पड़ता है। ये आज की नहीं, वर्षों की समस्या है। इसको भी माननीय मंत्री जी ने महसूस किया है, जाके आए हैं वहाँ, लेकिन अभी तक उसका समाधान कुछ नहीं निकल पाया।
मैस्केरा जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने का सारे मानदंड पूरे करती है। इसे राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा संशोधन वाली विश्वविद्यालय बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी राजस्थान की सरकार केंद्र को लिखे। धन्यवाद माननीय सभापति जी, अभी मेरे 15 मिनट का समय है सभापति। हाँ, वो टाइम तो हो गया, लेकिन 1 मिनट और बोल दीजिए आप। माननीय सभापति जी, एक जो स्थिति मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग 2018 की भर्ती में एग्रीकल्चर एमएससी और सभी विषयों को शामिल किया जाता था और अभी उनको नियुक्तियां दी जा रही है, लेकिन 22 की भर्ती में मात्र 3 विषयों को लागू किया गया है। इस बाध्यता को भी हटाया जाए और उसके साथ न्याय किया जाए। मैंने सभापति राजीव गांधी कृषक साथी उसमें योजना में जो किसान को 2 लाख का मात्र मुआवजा मिलता है, अब चिरंजीवी में आपने 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया है, उसमें भी किसान का 2 लाख से बढ़ा के 25 लाख तक का किसान का मुआवजा उसमें मौत हो जाने पर किसान को दिया जाना चाहिए। अब मैं माननीय सभापति जी आपको जिक्र करना चाहूँगा, अभी बात हुई यूरिया की डीएपी की और सेंटर पे बहुत बड़े आरोप लगाए गए कि एलोकेशन नहीं किया। आपके सामने चार्ट रखता हूँ माननीय सभापति जी, 20-21 में खरीफ में आपकी डिमांड 4.5 लाख हेक्टर की थी, मिला आपको 4.6 लाख हेक्टर। 21-22 खरीफ में आपकी डिमांड 4.5 लाख हेक्टर थी, मिला आपको 4 लाख हेक्टर। 21-22 रबी में आपकी डिमांड 3 थी, आपको मिला 3। आपको 22-23 खरीफ में आपकी डिमांड 4.40 लाख मेट्रिक टन थी, आपको मिला 4.48 लाख मेट्रिक टन। 22-23 रबी में आपकी डिमांड 4.5 लाख मेट्रिक टन थी, आपको मिला 4.85 लाख मेट्रिक टन। कहाँ गया वो? यूरिया में भी जितना आपने इस बार 14.5 लाख मेट्रिक टन मांगा, मिला आपको 15.5 लाख मेट्रिक टन। जितना मांगा उससे ज्यादा एलोकेशन केंद्र ने आपको दिया। काला बाजारी कहाँ हुई, अव्यवस्था कहाँ हुई, उसकी भी चिंता करने की आपको जरूरत है माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, पशुपालन पे 1 मिनट का समय दे दीजिए। माननीय मंत्री जी दोनों बातों पे जिक्र गए, पशुपालन पे लंपी पे पिछली विधानसभा के सत्र में हम चर्चा कर चुके, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वेटरनरी के छात्रों के भी एक 900 की भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि 5 महीने से उसका रिजल्ट, उसका जो डिसीजन पेंडिंग है, आप सरकार के करके उनको पूरी ताकत से उस भर्ती को निकलवाइए और वेटरनरी के डॉक्टरों को लगाइए, क्योंकि अस्पतालें सारी खाली पड़ी है। और आपने जो 40,000 रुपए दो गायों के लिए अनुरोध किया, उसकी कोई कार्य योजना धरातल पे नहीं है। और जब आपने गिनती 75,000 गायों, 76,000 गायों की मौत मानी है, जबकि लाखों गाय लंपी से काल कवलित हुई है, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तभी किसान को ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।